चलो करें। हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हुंड का नियम। हुंड का नियम वास्तव में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है। परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश करते हैं तो वो कुछ नियमों का पालन करते हैं। उन्हीं में से एक है हुंड का नियम। हुंड के नियम को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश परमाणु में किस प्रकार से होता है। तो जैसे किसी परमाणु की संरचना होती है कि न्यूक्लियस के चारों ओर भिन्न भिन्न इस पर कक्षाएँ होती हैं जिन्हें हम 1, 2, 3, 4 या K, L, M, N से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो एक नियम का पालन करते हैं जिसे बोलते हैं बोरवरी का नियम। अब बोरवरी का नियम क्या कहता है कि किसी भी कक्षा में प्रवेश करने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n², जहाँ n क्या है, n कक्षा की संख्या है। सपोज दैट जैसे ये है परमाणु की पहली कक्षा, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, n का मान, n क्या है, कक्षा की संख्या, तो n का मान यदि हम 1 रखें तो आंसर कितना आएगा, 2। यानी परमाणु की पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार जब हम दूसरी कक्षा में आते हैं तो दूसरी कक्षा में n की वैल्यू 2 रखने पर आंसर आएगा 8। यानी दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। इसी प्रकार n का मान 3 रखने पर आंसर आता है 18। यानी परमाणु की थर्ड या तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। इसी तरीके से चौथी कक्षा में देखेंगे तो आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण विभिन्न कक्षाओं में होता है तो इसे हम बोलते हैं बोरवरी की व्यवस्था। ये जो परमाणु की कक्षाएं होती हैं ये ऊर्जा के फिर छोटे छोटे भागों में बटी होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उपकक्षाएं या सबसेल्स। सबसेल्स होती हैं 4 प्रकार की, S, P, D, F। वैसे किसी भी कक्षा में उपकक्षाओं की संख्या या सबसेल की संख्या कक्षा की संख्या के बराबर होती है। जैसे पहली कक्षा तो उसमें एक ही उपकक्षा होगी S, दूसरी कक्षा इसमें 2 उपकक्षाएं होंगी S और P, तीसरी कक्षा 3 उपकक्षाएं होती हैं। यानी कक्षा की संख्या के बराबर किसी परमाणु की कक्षा में उतनी उपकक्षाएं पाई जाती हैं। इन सबसेल्स या उपकक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। जैसे S उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 या 14। बाद में पता चलता है कि ये जो कक्षाएं होती हैं ये फिर ऊर्जा के छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड होती हैं जिन्हें कहा जाता है कक्षक। अब कक्षक क्या होता है, कक्षक वास्तव में 2 विपरीत चक्रित इलेक्ट्रॉनों का समूह कहलाता है। किसी भी कक्षक को हमें ब्लॉक के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये कोई एक कक्षक है तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन होता है क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। वास्तव में हुंड का नियम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने का नियम होता है। अब एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। S उपकक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2 इलेक्ट्रॉनों से एक कक्षक बनता है। इसका मतलब S में कितने कक्षक होंगे, 1। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, 2 इलेक्ट्रॉन से एक कक्षक बनता है तो इसमें कितने कक्षक होंगे, 3। D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10, तो इसमें कितने कक्षक बनेंगे, 5। F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14, तो इसमें कितने कक्षक बनेंगे, 7। अब हुंड का नियम क्या कहता है, वास्तव में हुंड का नियम उन उपकक्षाओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने का नियम है जिनमें एक से ज्यादा कक्षक होते हैं। जैसे P में कितने कक्षक होते हैं, 3, D में कितने होते हैं, 5, F में कितने होते हैं, 7। तो किसी उपकक्षा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार प्रवेश करते हैं ये बताता है हमें हुंड का नियम। अब हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड के नियम के अनुसार जब भी इलेक्ट्रॉन किसी उपकक्षा के कक्षक में प्रवेश करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवेश करने की प्रवृत्ति ये होती है कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करे। यानी हर इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति हमेशा रिक्त कक्षक में प्रवेश करने की होती है। उसका कारण ये होता है कि इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होता है, तो अपने बीच प्रतिकर्षण को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन पहले हमेशा रिक्त कक्षकों में प्रवेश करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसे कहते हैं हुंड का नियम। हुंड के नियम को हम एक दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हुंड का नियम ये कहता है कि किसी भी उपकक्षा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश न कर जाए। फॉर एग्जाम्पल
हम पी उपकक्षा के 3 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो हम हुंड के नियम से समझते हैं। पी उपकक्षा में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 3 कक्षक होते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा पी के जो 3 कक्षक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पी एक्स, पी वाई, देन पी जेड। अब पी के इन तीनों कक्षकों को इस प्रकार से हम डिवाइड कर लेते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये अब यदि P में हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो सपोज दैट P में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह 1 इलेक्ट्रॉन इन तीनों कक्षकों में से किसी में भी पहले प्रवेश कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पहले Px में ही जाए, वो Py, Pz किसी में भी जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने की 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है। माना कि वो पहला इलेक्ट्रॉन P में आता है तो वो कहाँ चला गया, Px में। वो Py में भी जा सकता है, Pz में भी जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक रिक्त कक्षक में चला गया। अब सपोज दैट P में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसे प्रवेश करेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन 3 में से किसी भी कक्षक में जाएगा, सपोज दैट वो Px में चला गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी के साथ जोड़ा नहीं बनाएगा, वो इन 2 में से किसी एक रिक्त कक्षक में जा सकता है। मान लीजिए वो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, Py में। अब P में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो कैसे वो पार्ट्स होंगे, कैसे भरेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा Px में, दूसरा Py में, तीसरा Pz में। यानी P के तीनों कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हो जाते हैं। वही देखिए कि पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा रिक्त कक्षक में जाने की प्रवृत्ति रखेगा। जब P में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P4, तो वो कैसे भरेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तीनों ऑर्बिटल्स में। इसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन तीनों में से किसी भी ऑर्बिटल में पेयर बना सकता है, जोड़ा बना सकता है। ये मान लीजिए उसने Px में पेयर बना लिया, तो P4 का विन्यास हो गया। इसी प्रकार P में यदि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसे प्रवेश करेंगे, पहले तीनों में हमें एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है इस तरीके से, फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी पेयर बना सकते हैं, बल्कि वो विपरीत चक्रित होने चाहिए। अब P में मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, पहले तीनों ऑर्बिटल्स में हमें एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, फिर अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉनों से इनको पेयर कर देना है, तो ये बन गया P6 का कॉन्फ़िगरेशन। तो फाइनली हुंड का नियम क्या कहता है कि जब भी किसी उपकक्षा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश करने की प्रवृत्ति हमेशा पहले रिक्त कक्षकों में रहती है। दूसरे शब्दों में हुंड का नियम ये कहता है कि किसी उपकक्षा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक समचक्रित इलेक्ट्रॉन प्रवेश न कर जाए। सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रित इलेक्ट्रॉन द्वारा जोड़ा बना लेते हैं। ये कहलाता है हुंड का नियम। हुंड के नियम से हमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि हुंड का नियम ये कहता है कि किसी उपकक्षा की वो अवस्थाएं ज्यादा स्थायी होती हैं जिनमें उनके सभी कक्षक एक समान इलेक्ट्रॉनिक संरचना रखते हों। जैसे P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो P की 2 अवस्थाएं स्थायी मानी जाएंगी, एक P3 दूसरी P6। P3 में आप देखिए तीनों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, स्थायी विन्यास है। P6 में देखिए तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्थायी विन्यास है। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या मिलता है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। यदि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो क्या बनेगा, फर्स्ट s2, सेकंड s2, देन P3। अब P3 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो ऐसा होगा। इसीलिए नाइट्रोजन देखिए कि स्थायी तत्व होता है, ये कम क्रियाशील है, प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में ये मिलता है, स्वतंत्र अवस्था में लगभग 78% करीब मिल जाता है। दूसरी ओर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन बनता है फर्स्ट s2, सेकंड s2, P4 ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक अस्थायी विन्यास है, इसीलिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो कोई भी ऐसे तत्व जिनकी 12वीं कक्षा में यदि P3 या P6 विन्यास होगा वो तत्व स्थायी होते हैं। तो ये कहलाता है हुंड का नियम। फाइनली एक बार और बता देते हैं कि हुंड का नियम क्या कहता है कि किसी उपकक्षा में जब एक से अधिक ऑर्बिटल्स हों जिनकी ऊर्जा समान होती है तो इलेक्ट्रॉन उनमें कैसे प्रवेश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब उनमें प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की कक्षक में प्रवेश करने की प्रवृत्ति ये रहती है कि इलेक्ट्रॉन पहले रिक्त कक्षक
कक्षकों में प्रवेश करें ताकि उनके बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। सारे कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाने के बाद फिर विपरीत चक्रिक इलेक्ट्रॉन द्वारा इनमें जोड़े प्रवेश करते हैं। यानी कुल मिलाकर के फाइनली इसका हम इनकी को कैसे बोल सकते हैं कि किसी भी कक्षा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश न कर जाए। इसे कहते हैं हुंड कनियम। थैंक यू। अगली टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आपको पाउली का अपवर्जन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।